जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं ललित आचार्य एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार अपडेट लेकर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो संपूर्ण हो चुका है और 13 लाख विद्यार्थियों ने सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म भरा था। इनमें से लगभग मान के चलिए 90% विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है और ये उपस्थिति ये दिखाती है कि हमारे राजस्थान में बेरोजगारी जो है वो किस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। हर विद्यार्थी आज के समय में जो पढ़ाई कर रहा है वो सबसे बड़ा बेरोजगार है। अब जब विद्यार्थी इतने बेरोजगार हैं और इतनी छोटी जो भर्तियां आती हैं 5000 4000, इनमें क्या हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ये सब बात की बातें हैं। आज हम बात करेंगे सीईटी एग्जाम 2024 और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए सीईटी एग्जाम 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो सबसे बड़ी चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। ये होता क्या है और ये होगा या नहीं होगा। अच्छा, सीईटी में किस किस को तो फायदा होगा और किस किस को नुकसान होगा। याद रखना, सीईटी 10+2 वाले आप सतर्क हो जाना, आपका क्या होगा। और यहां पर यह भी बताना है कि कौन सी जो शिफ्ट है, जैसे पहली दूसरी जो शिफ्ट हुई, जैसे पहले दिन में आपको पता है 27 तारीख को 2 शिफ्टें चली थी और 28 को भी आपकी कितनी चली थी, 2 शिफ्टें। इनमें से कौन सा पेपर सरल था और कौन सा पेपर कठिन था, इनके बारे में जो है मैंने वैसे कम्युनिटी पोस्ट भी किया था और उसमें लगभग जो विद्यार्थी थे उन्होंने तीसरा जो पेपर हुआ है दूसरे दिन, उस शिफ्ट को काफ़ी जो है वो डिफिकल्ट बताया था। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर हुए ना, वो सीईटी का पेपर इस बार थोड़ा सा पेपर बनाने के ऊपर और थोड़ा से पेपर के सीक्वेंस को लेकर थोड़े से ऑब्जेक्शन थे और मुझे भी लगा यार ये थोड़ा सा इनका नियम जो है ये सही नहीं था। हुआ क्या था प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जो पेपर आया ना उसके अंदर मिक्सअप क्वेश्चन थे, यानी जो भी कंटेंट था जैसे जीके के, साइंस के, मैथ्स के, कंप्यूटर के, करंट अफेयर के, इकोनॉमिक्स के, राजस्थान जीके के, उनको एक साथ नहीं दिया है बल्कि उनको टुकड़ों में दिया है। जैसे एक प्रश्न आ गया, फिर वापस साइंस का, फिर मैथ्स का, फिर वापस जीके का। इससे क्या थोड़ा विद्यार्थी का समय थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हुआ है, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले जीके करना चाह रहा था कि मैं पहले जीके, उसको ढूंढना पड़ा, पेज पलटने पड़े, फिर उसको लगा यार मुझे रीजनिंग करने, बार बार उसको आगे पीछे, इससे क्या समय वेस्ट हुआ है। बाकी पेपर प्यारे विद्यार्थियों बहुत लेवल का पेपर था और पेपर ऐसा बनाया कि हम राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, एक चीज़ समझ लो, हम राजस्थान के विद्यार्थी और सबसे ज़्यादा हम जो पढ़ते हैं वो राजस्थान जीके पढ़ते हैं। हम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के विद्यार्थी हैं और हमारा जो एक्चुअल में फोकस रहता है ना, वो फोकस राजस्थान जीके पर रहता है। किस पर रहता है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी इंडिया जीके हैं, भारत का जो जीके है प्यारे विद्यार्थियों, इंडिया का जो जीके है, इस जीके के ऊपर हमारी थोड़ी कमांड कम रहती है, क्योंकि हम एक्चुअल में जो तैयारी करते हैं वो राजस्थान सरकार की जो भर्तियाँ आती हैं उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। और यहाँ पर भारत जीके में मान कर चलिए जैसे आपकी भूगोल हुई, जैसे इसके अंदर इतिहास हुआ और इसके अंदर आपकी पॉलिटिकल हुई, राजनीतिक विज्ञान हुई, या फिर देखिए इसमें अर्थव्यवस्था है। अब ये चीजें थोड़ी सी क्या हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट पड़ जाती हैं, क्योंकि इनसे बहुत कम अपना पाला रहता है। इस बार जो प्रश्न पूछे गए प्यारे विद्यार्थियों, वह प्रश्न भारत भूगोल, भारत इतिहास और राजनीति के थोड़े ज्यादा थे। अर्थव्यवस्था के थोड़े प्रश्न इसमें जो है विद्यार्थियों को काफी परेशान किया है। तो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो भारत का जीके भी आपका कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ साथ राजस्थान जो जीके हैं ये तो संपूर्ण राजस्थान जीके आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपकी मैथ्स हुई, जैसे आपकी रीजनिंग हुई, जैसे आपकी हिंदी हुई, है ना, इन विषयों के ऊपर भी थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए। अब जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सर जो है पेपर काफी टफ आया, पेपर जो है वो लेवल का नहीं था, ऐसा वैसा, उनको क्या लगा क्योंकि उनका भारत जीके सही नहीं था, उनकी रीजनिंग अच्छी हो सकती, मैथ्स अच्छी नहीं थी, हिंदी के काफी प्रश्न घुमाकर पूछे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो पेपर काफी लेवल का बना था। अब इसके अंदर सर 13 लाख विद्यार्थी में से मान के चलिए अप्रोक्स, इनमें से 8 लाख 7 लाख 10 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म परीक्षा दी है। अब इनमें से 40% ला पाना उन विद्यार्थियों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा जिन विद्यार्थियों को प्रश्न समझ में ही नहीं आए। उन्होंने आंख बंद करके तुक्के लगाए
अब तुक्के भी कितने सही हो, जैसे तुक्के लगाने की ट्रिक होती है भाई साहब, तुक्के कब लगते हैं जब दो ऑप्शन आपको काटना आता है, दो के अंदर द्वंद्व है ना, तो वहां तुक्का आपका सही हो जाता है, कोई सी बार बहुत गलत भी हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर था वो पेपर थोड़ा सा हार्ड बना है, और हार्ड भी तो क्या कहते अपन उसको, हम पढ़ते नहीं है, इंडिया का थोड़ा लेवल हम पढ़ते नहीं, इसलिए हमें हार्ड लगा है। सर अब क्या होगा आगे, तो अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये कैसे रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपकी जो पेपर हुए ना वो प्यारे विद्यार्थियों 4 शिफ्टों में हुए। कितनी शिफ्ट में हुए, तो ये जो शिफ्ट है ना ये 4 शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे, यानी पहले दिन 2 शिफ्टों में पेपर हुआ, 1 और 2, दूसरे दिन आपकी 3 और 4, यानी 4 शिफ्टों में आपके पेपर हुए। अब यहां पर कुछ विद्यार्थी बता रहे सर पहला जो पेपर हुआ ना वह पेपर थोड़ा सरल था, दूसरा पेपर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे दूसरे में, तो ये भी विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ये भी सरल था, लेकिन तीसरे का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया। इन दोनों की इसमें तो काफी प्रश्न पहले वाली शिफ्ट की इसमें रिपीट भी हुए थे, लेकिन इसको बिल्कुल भी पैटर्न को चेंज कर दिया। अब विद्यार्थियों को बड़ा भ्रमित हो गए थे कि ये दूसरी शिफ्ट में और पहली शिफ्ट का लगभग सेम सा पेपर था, आगे के प्रश्न पूछे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया और फिर इसी पैटर्न को आगे यूज में लिया। कुछ विद्यार्थी बता रहे सर चौथा जो पेपर था वो भी काफी टफ था। अब सर यहां पर होगा क्या, ये तीसरे वाले है ना, मान के चलिए तीसरे वाले के अगर 150 में से अगर तीसरी शिफ्ट में प्रश्न 90 ही सही हो रहे सभी विद्यार्थियों के, सही है ना, अगर 90 प्रश्न सभी विद्यार्थी औसतन जिसके सही हो रहे हैं और इसके अंदर अगर सभी विद्यार्थियों के 110 सही हो रहे हैं, तो याद रखना इनके तो हो जाएंगे थोड़े माइनस नॉर्मलाइजेशन में और इनके हो जाएंगे थोड़े से प्लस, क्योंकि जो पेपर हार्ड होता है उस हार्ड पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन के तहत थोड़े 1-2 अंक, 1-2 प्रश्न, 1-2 नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं, और जिसका पेपर सरल होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं, 1-2। अब फायदा और किसको नुकसान होगा, देखो जिस विद्यार्थी को जो ओबीसी में आता है, जो जर्नल में आता है, ओबीसी जर्नल, उनको 60% की आवश्यकता थी, यानी 120 नंबर अंक है ना, यानी 40% की आवश्यकता थी। अगर उसके 60% सही हो रहे हैं तो मान के चलिए 40% ले आएगा। अब 60% में उसने अगर मान लीजिए जो है तीसरी शिफ्ट में पेपर दिया और उसके 60% सही हो रहे हैं, तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पर एक या आपके 2 प्रश्न प्लस हो जाएंगे। अब किसी व्यक्ति ने यहां पर पहली शिफ्ट में पेपर दिया और इसके याद रखना है आपके जैसे 61 प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न, 61 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सरल था, तो यहां पर 1 या 2 नंबर जो है वो माइनस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन को समझ पाना किसी भी कंडीशन में सटीक नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं। अब कैसे क्या बढ़ेगा क्या होगा वो तो जब फाइनली रिजल्ट आएगा ना उस समय आपको लिखा हुआ होगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े, आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक घटे हैं, वो आपके उस प्रमाण पत्र में लिखा हुआ होता है, सारी बातें क्लियर की होती हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों मैंने एसआई का पेपर दिया था, उसके अंदर मेरे 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हुए थे और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिसके 4 नंबर 5 नंबर बढ़े थे, तो उसमें साफ लिखा हुआ था सर्टिफिकेट के अंदर कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने कम हुए और आपके कितने नंबर आए थे, कितने बढ़े और कितने घटे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर अब ये सीईटी का पेपर तो हो चुका है, हमारे 40% अंक भी बन रहे हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। देखो आपको आगे है ना इसके अंदर पटवार की जो भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, तो आपको पटवारी की भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। आपको इसमें बीडीओ है, बीडीओ साहब है, तो बीडीओ की आपको आगे तैयारी करनी चाहिए। तो अभी रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, थमना नहीं है। आप अगर नौकरी ही चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू तैयारी करते रहना चाहिए। आगे जो पटवारी का सिलेबस है उसको निकालिए, बीडीओ का सिलेबस निकालिए और इसके अनुसार प्रिपरेशन कीजिए। सर हम 12th वालों के लिए भी कोई जानकारी, देखिए 12th वालों के लिए हम बात करें, जो सीईटी होने वाली है आपकी 10+2 वाली होगी, यानी 12वीं लेवल यानी 10वीं 12वीं वालों के लिए सीईटी होगी। इसमें सर हमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपके राजस्थान का भारत का इतिहास आपके नहीं है, आपको इतिहास भारत का नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है। और आपका जो लेवल रहने वाला है प्यारे विद्यार्थी, वो लेवल रहने वाला है 12th तक का। और अभी जो सीईटी हुई ना, इस सीईटी के अंदर जो है प्यारे विद्यार्थी वो स्नातक वाली थी,
तो इनका जो लेवल था वो आपके पता है स्नातक वाला था। कौन सा था? स्नातक का। तो आपको ना तो इंडिया हिस्ट्री पढ़नी है, यहां पर पढ़नी है आपको भारत की थोड़ी सी भूगोल है, और भारत की भूगोल के बहुत कम टॉपिक है, लगभग 8 टॉपिक दे रखे हैं। और भारत की पढ़नी अर्थव्यवस्था, भारत की पढ़नी इसमें पॉलिटिकल साइंस, क्या पढ़नी है? राजनीति। और राजनीति की भी प्यारे विद्यार्थी टॉपिक कौन से हैं? एक तो आपको पता होगा भारतीय संविधान निर्माण, एक तो है भारतीय संविधान निर्माण। भारतीय संविधान निर्माण एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद एक उद्देशिका है, उद्देशिका के बाद मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, अरे यार मूल कर्तव्य है, या फिर आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार। इसके बाद में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, यही आपको है ना 10+2 में पढ़ना है। 10+2 में यही पॉलिटिकल के हैं। बाकी आपको पढ़ना है राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान जीके का इस आपकी 10+2 सीईटी के अंदर वेटेज ज्यादा रहने वाला है। अब ज्यादा वेटेज रहेगा तो आपको फोकस राजस्थान पे करना है, तो इतना लोड नहीं लेना है कि सर इंडिया का पूछा हमारे भी इंडिया का आ गया, तो नहीं, आपका लेवल कम है और उनका लेवल ज्यादा था, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों उनको थोड़ी दिक्कत हुई। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 20 दिनों की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली, इसके ऊपर एक फाइनली अभी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे भी आपका जो है काफी अच्छा सहयोग रहेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों सीईटी के अंदर, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भी नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी होगा, वो परिणाम आएगा तब पता चलेगा। और ये परिणाम 3 महीने के अंदर बताया है इन्होंने, जैसे कि आलोक राज ने, कि हम प्रत्येक जो वैकेंसी उसका 3 महीने में निकालेंगे और 9 महीने उस वैकेंसी को पूरा कर देंगे। तो अभी देखते हैं कितने दिनों में इसका रिजल्ट आता है और आपको पता चल जाएगा। करते रहिए तैयारी, मस्ती में रहिए, मौज मस्ती में रहिए, टेंशन ना लीजिए। जिंदगी में जो कुछ भी होना है वो इतिहास के गर्त में छिपा हुआ है, और उसकी अभी चिंता करेंगे तो फिर हम इस वर्तमान को खो देंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों चिंता ना करें, चिंता से मुक्त रहें। आप सभी के 40% अवश्य बनेंगे, ये मेरी आप सभी के लिए सांवलिया सेठ से पर्सनली जो है वो दुआ है। मैं उनसे जो है हाथ जोड़कर आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के 40% अंक अवश्य बने। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि 20 दिनों में सीईटी 10+2 की हम जो है वो कैसे इसको 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अगला वीडियो होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।